मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की बात करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर जैसा कि आपको पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर में आप 3 पेपर पढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपका है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है। सेकेंड पेपर आपका है मैथमेटिकल फिजिक्स। थर्ड पेपर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इसको शॉर्ट में हम लोग एसएस डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो पेपर आज पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये स्टडी करना होता है कि कोई भी पार्टिकल है तो टेम्परेचर के बिहेवियर से उसमें क्या चेंजिंग आती है, पार्टिकल का स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में आप सर्किट्स की स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं जो फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि तीनों पेपर जो है 33 मार्क्स का आता है। ये तीनों पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे कि कोई भी आईआईटी जैम वगैरह का एग्जामिनेशन देते हैं, आईआईटी जैम या इन एमएससी एंट्रेंस कोई भी आप देते हैं, एमएससी के लिए एंट्रेंस कोई भी देते हैं तो वहाँ पर आपको इन 3 पेपरों से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं और ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से स्टडी करें। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है उसको तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में चर्चा करते रहता हूँ। आज यहाँ भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिजिक्स को हमेशा पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती जाए। उसके लिए आप न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैथमेटिकल बेस्ड पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिकल क्योंकि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो अपन मैथमेटिक्स बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आप फिजिक्स को हमेशा मैथमेटिक टूल को यूज़ करते हुए पढ़िए तो आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, शार्प क्लियर बेसिक रहेगा। तो आपको कहीं भी कोई भी एंट्रेंस कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग आज जो फर्स्ट पेपर की चर्चा करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। इस पेपर के नाम से ही आपको पता है कि थर्मोडायनेमिकल बिहेवियर और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 2 पार्ट में ये फिजिक्स है। तो ये दोनों पार्ट क्या कि जैसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यहाँ पे इसलिए पढ़ाया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि आप ये जान सकें कि क्या नाम है कहीं भी थर्मल बिहेवियर पार्टिकल के साथ होता है। थर्मल बिहेवियर के कारण जो पार्टिकल में चेंज आती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके एंट्रोपी के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ों की आप स्टडी कर सकें। ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें ये जानना जरूरी होता है कि सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करें अगर अपन तो हमें ये जानना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम ये सबसे फर्स्ट में अगर आप जानते हैं तो आप समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से। सिस्टम मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं निकाय। हिंदी में इसको बोलते हैं निकाय। निकाय क्या होता है? तो निकाय की परिभाषा आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। आप बहुत मतलब कि जूनियर क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम बोलने का मतलब ये है कि कोई एक सर्टेन रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है वो पार्टिकल
वो संस्था है कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज है तो कॉलेज एक यूनिवर्सिटी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है, आप क्या नाम है सिस्टमेटिक, आपके लिए प्रैक्टिकल लैब है, आपके लिए क्लासरूम है, क्लासरूम में भी आपका है कि ये एमएससी क्लासरूम है, ये बीएससी क्लासरूम है। तो ये सिस्टमेटिक सारी चीज़ें बनाई होगी, इस फ्लोर पे एमएससी के बच्चे पढ़ते हैं और इस फ्लोर पे बीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने क्या नाम है कि ये इन सारी चीज़ों का सिस्टमेटिकल स्टडी करते हैं, इसी को अपन सिस्टम बोलते हैं। अब पार्टिकल के साइज के आधार पर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग ऐसे पार्टिकल के एक्सचेंज, एनर्जी और मोमेंटम के एक्सचेंज पे भी पार्टिकल का डिवाइडेशन होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक बार देखते हैं। अब सिस्टम क्या होता है कि जो सिस्टम जो निकाय थर्मोडायनेमिकल रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स का पालन करता है, उसे उष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिकल निकाय बोलते हैं। उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं, ठीक है। और जो मैकेनिकल सिस्टम को फॉलो करता है उसको हम लोग मैकेनिकल सिस्टम, क्या नाम है, मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए, थर्मोउष्मागतिक निकाय के लिए, अपन इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ठीक है। तो अगर पार्टिकल के शेप एंड साइज के आधार पर ऑन द shape and size system are on the basis of system are two types। एक को बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं सूक्ष्म निकाय या अति सूक्ष्म निकाय बोलते हैं, अति सूक्ष्म निकाय, और इसको बोलते हैं स्थूल निकाय, स्थूल निकाय, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके शेप एंड साइज के आधार पे अपन डिवाइड किए हुए हैं, टू टाइप्स के होते हैं, स्थूल निकाय एंड अति सूक्ष्म निकाय। तो ये माइक्रो सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मैक्रो सिस्टम से मिलके बना होता है। और मैक्रो सिस्टम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल या एटम का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है या सूक्ष्मतम सिस्टम होता है। तो अपन ये बोलते हैं, अगर इसको डिफाइन करेंगे माइक्रो सिस्टम को, तो माइक्रो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी निकाय का अति सूक्ष्मतम निकाय होता है, तो उसको बोलेंगे माइक्रो सिस्टम। ऐसा निकाय जो माइक्रो सिस्टम से मिलकर बना होगा उसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। जैसे अपने पास मान लीजिए कि दो सिस्टम है, ये A1 और A2, और ये मिलकर A बना रहा है, यानी A इक्वल टू है A1 प्लस A2। A जो हो गया आपको हो गया, ये हो गया मैक्रो सिस्टम।
और ये हो गया आपका माइक्रो सिस्टम। ठीक है, तो ये मैक्रो और माइक्रो सिस्टम को इस तरह से आप समझ दो। A1 प्लस A2 है, इसमें और बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जिसको हम लोग माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि शेप एंड साइज के आधार पर टू टाइप्स। अब पार्टिकल की एक्सचेंज के आधार पर भी हम लोग बता सकते हैं, उसके एनर्जी मोमेंटम के आधार पर, कि पार्टिकल सिस्टम तीन तरह के होंगे। एक को बोलेंगे ओपन सिस्टम, दूसरे को बोलेंगे क्लोज सिस्टम, और तीसरे को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अपन इसके भी स्टडी कर लेते हैं। On the basis of particle and energy system are three type। ठीक है, तो फर्स्ट को बोलते हैं ओपन सिस्टम, सेकेंड को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, थर्ड को बोलते हैं अपन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अब जैसे अपन बात करें कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसकी स्टडी करना हमें जरूरी है। तो किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी और पार्टिकल दोनों का एक्सचेंज हो तो हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम है। तो अपन बोलेंगे पार्टिकल एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। मतलब कि अगर ये सिस्टम है अगर, तो ये इस तरह का सिस्टम होगा कि ए और बी सिस्टम है, आपका ए से बी में पार्टिकल एनर्जी दोनों आपका एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि ए का पार्टिकल बी में, बी का पार्टिकल ए में एक्सचेंज, तो उसको अपन बोलेंगे कि ये सिस्टम ए और बी जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम है, या सराउंडिंग बोले, सराउंडिंग में पार्टिकल को एक्सचेंज कर सकता है। सेकेंड आपका बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगा। यानी पार्टिकल नॉट एक्सचेंज ओनली एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर एक्सचेंज। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा कि एनर्जी एक्सचेंज होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ए और बी दो सिस्टम है, ए एंड बी, तो ये इस तरह से होगा कि इसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल को वो परमिट नहीं करेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए।
आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ओपन सिस्टम का को डिफाइन किया अपन ने, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि पार्टिकल और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात कर रहे हैं सेकेंड क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे तो इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना पार्टिकल एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एनर्जी एंड पार्टिकल both are not exchange। जब दोनों में किसी का एक्सचेंज नहीं होगा तो वैसे पार्टिकल को हम लोग वैसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपके पास ए और बी दो सिस्टम है और इसमें किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, पार्टिकल और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, तो अपन बोलेंगे ये इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी पार्टिकल या नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यहाँ पे वाल जो है आपका वाल, ये बोलेंगे कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये पार्टिकल और एनर्जी दोनों में से कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अपन और सिस्टम को डिवाइड करते हैं, लेकिन मेनली अपने काम जो आने वाला है ये दो तरह से है कि आपको एक माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम पहचान में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। और ये सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी आपको पहचान में आना चाहिए, क्योंकि जब थर्मल बिहेवियर पढ़ रहे हो आप, तो यानी कि थर्मोडाइनेमिक्स में अपन क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसका सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है और इस तरह से है कि वो क्या नाम है कि टेम्परेचर को एक्सचेंज नहीं कर रहा है, यानी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो अपन ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और इसका यूज होगा अपने लिए चैप्टर्स आगे जो पढ़ेंगे उसमें। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि अपन ये जो पढ़े हैं माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, इसका एक्चुअल में यूज होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब जब अपन पढ़ेंगे यहाँ भी यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, लेकिन वहाँ पर हमें सिस्टम को समझना जरूरत है कि वहाँ पर हम लोग माइक्रो सिस्टम की स्टडी करते हैं। मैक्रो सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन पढ़ते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में 3 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक। तो ये तीनों में अगर मैक्रो सिस्टम है तो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिस्टम को ही क्लासिकल बोला जाता है। ठीक है, और रेस्ट 2 आपके पास बच गया, बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक, ये माइक्रो सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर अपने पास मान लो कि सिस्टम एक ऐसा है जो कि 2 छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना हो। मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है, A1 और A2, ये मिलके A बना रहा है। ठीक है, तो अपन मान लिया कि इसमें इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। तो अपन अगर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 होता है। ठीक है, अगर रिजल्टेंस एनर्जी की अगर बात करें अगर अपन, तो देखो अगर एनर्जी कंजर्व है तो टोटल एनर्जी इतनी आनी चाहिए आपकी। अगर मान लिया जाए कि टोटल एनर्जी 0 है, यानी E1 इक्वल टू माइनस E2 है,
तो वो क्या होगा, उसके चलते क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि अगर ये जो सिस्टम है वो अगर आपका क्या बोलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहा हो, तो उस केस में जो आपका एनर्जी होगा, तो क्या होगा, एक तो फाइनल एनर्जी होगा, एक इनिशियल एनर्जी होगा। जब सिस्टम चेंज हो गया तो मान लो कि आपने उसमें टेम्परेचर दे दिया या सिस्टम में कुछ ऐसा कर दिया जिससे फाइनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी हो जाए, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, E1 को EI डैश प्लस EI डबल डैश प्लस इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू EF डैश प्लस EF डबल डैश। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, EI डैश माइनस EI EF डबल डैश, सॉरी सिंगल डैश, ठीक है, इक्वल टू EF डैश माइनस EI डबल डैश। अगर अपन इधर लाते हैं उसको, तो ये अपन लिखेंगे डेल्टा E डैश I माइनस डेल्टा EF डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, कि दोनों केस में एनर्जी क्या है, औसत एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है, बट ये एनर्जी इस केस में कंजर्व है। अब इसमें हम लोगों को ये दो तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके अन्योन क्रिया में। एक उष्मीय अन्योन क्रिया बोलते हैं, दूसरे को यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अन्योन क्रिया मतलब थर्मोडाइनेमिकल बिहेवियर जो होता है उसके आधार पर अपन बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकल इंटरेक्शन जो बोलो। ठीक है, और एक को बोलेंगे एडियाबेटिक या मैकेनिकल। ये तो अपन इसको 2 टाइप्स में अभी कैटेगराइज कर लेते हैं। ये 2 तरह का अन्योन क्रिया करेगा। फर्स्ट को बोलेंगे थर्मोडाइनेमिकल इंटरेक्शन, दूसरे को बोलेंगे थर्मल आइसोलेशन, एडियाबेटिक इंटरेक्शन। एडियाबेटिक इंटरेक्शन। ठीक है,
तो थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन और एडियाबैटिक इंटरेक्शन में अपन ये बोलें कि क्या होगा कि ऊर्जा का जो अपन जो उष्मीय अन्योन क्रिया होता है थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन, उसमें क्या होता है कि निकाय के जो मतलब सराउंडिंग्स है वहाँ एनर्जी लेवल्स जो है उनका अगर चेंज नहीं हो तो उसे उष्मीय अन्योन क्रिया कहेंगे। और जहाँ पर जिस सिस्टम में अगर मान लीजिए ए और बी सिस्टम है और वैसे में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा हो तो वहाँ पर अपन ये बोलते हैं कि ये स्लाइटली मतलब चेंज हो रहा हो, तो ये आपका होता है एडियाबैटिक। ये अब ये है कि आपका अब एनर्जी का ऑब्जर्प्शन अब जब चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा उस केस में कि मान लीजिए कि आपने क्यू हीट दिया उसमें, तो हीट देने के बाद आपने क्या किया कि आप मान लीजिए सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिकल आइसोलेशन का है, तो उस केस में आपने क्यू हीट दिया। तो अब क्यू एनर्जी कंजर्वेशन से आपको पता है कि डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इक्वल टू जीरो होता है, यानी अपन मान लो कि क्यू प्लस क्यू डैश ले रहे हैं तो ये जीरो है। तो उस केस में अगर ये जीरो आ गया तो अपन क्या बोलेंगे, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपन जो हीट दे रहे हैं इस निकाय को, फर्स्ट निकाय में जो अवशोषित हो रहा है क्यू और जो उत्सर्जित हो रहा है क्यू डैश, वो एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे केस में अपन बोलते हैं कि ऊर्जा का क्या नाम है कि ट्रांसफर नहीं हुआ और ये नियत रह गया। ठीक है, तो ओके अपन आगे अब इसके स्टार्ट करेंगे कि ये सब सारी चीज़ों से क्या नाम है एंट्रोपी फिजिकल जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है उन सब का ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शन की। तो थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर थर्मल हीट का जो है एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है उसी को अपन थर्मोडायनेमिकल क्या नाम है थर्मोडायनेमिकल इंटरेक्शन बोलेंगे। वहाँ पर एनर्जी जो कंजर्व रह रही है। ठीक है, अब कुछ न्यू क्वांटिटीज अपन डिफाइन करते हैं। अपन अब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होता है उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो पढ़ते हैं। स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण, स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा वितरण। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी between macroscopic systems। ठीक है, तो अपने को पता है कि मान लो कोई दो सिस्टम है और दोनों सिस्टम का एक सिस्टम आपका मान लो कि ए है और एक ए डैश है। इन दो से मिल करके आप मान लिया ए एंड ए डैश दो सिस्टम है। इन दोनों से मिलके आपका ए स्टार एक सिस्टम बन रहा है। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डैश ए और इनसे मिलके जो बना है इसको ए स्टार बोल रहे हैं। तो जैसा अपन जानते हैं कि इसकी एनर्जी अपन मान लिया कि ये इसकी ई डैश है, इसकी एनर्जी ई है, तो अपन ई स्टार की एनर्जी अपन निकालें तो ई
इक्वल टू ई प्लस ई डैश इक्वल टू नियतांक, मतलब ये कांस्टेंट आएगा जिसको अपन ई स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई डैश की वैल्यू क्या होगी? ई डैश की वैल्यू हो जाएगी ई स्टार माइनस। ठीक है, तो अब एक मान लेते हैं कि जो आप एक स्टेट लिए हैं इसमें, तो अपन ये बात कर रहे हैं कि जो इसमें एक्सेसिबल स्टेट है उसकी पाए जाने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, तो इस केस में एक्सेसिबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी अब है कि एक्सेसिबल स्टेट क्या होता है? वैसा स्टेट जो कि एक्सेप्ट हो क्या नाम है माइक्रोस्टेटिक सिस्टम के लिए, उसी को अपन बोलते हैं एक्सेसिबल स्टेट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ई प्रोपोर्शनल टू होता है स्टार ई, यानी ई इक्वल टू सी ओमेगा स्टार ई, इसको बोलते हैं एक्सेसिबल स्टेट। एक्सेसिबल हिंदी में बोलते हैं अभिगम सूक्ष्म अवस्था। अभिगम सूक्ष्म अवस्था। ठीक है, तो अगर, और ये आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इट इज ए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अपन अगर एक्सेसिबल स्टेट की इसमें बात करें, तो अपन प्रायिकता सिद्धांत को अपन यहाँ यूज करें, तो अपन ये ओमेगा स्टार जो होगा यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी, we get equal to ठीक है, ये आप इसको तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेसिबल स्टेट अपन फाइंड कर देते। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव होती है, ये हमें पता है। ये जो टर्म आया ये क्यों आया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है अपन, ये वैल्यू जो आपका आया हुआ है इक्वेशन 2 में, उसको फर्स्ट में रख लेते हैं। From the equation first and second, we get C omega E omega dash dash। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 देंगे। इस तरह से अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं किसी भी स्टेट में जो एक्सेसिबल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी से अपन अलग जो भी क्वांटिटी है वो चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं
जैसे टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि लॉग लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट log PE equal to log P omega E omega dash E dash। ये मल्टीप्लिकेशन है तो अपन क्या नाम है लॉग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा log P प्लस log ओमेगा E प्लस log ओमेगा डैश E। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। We know that PE equal to PE maximum then del by del E log PE equal to 1 by equal to 0। इक्वेशन नंबर 5। अब अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन जो ये अपने पास आया हुआ है 4 और 5, इसमें जो सेम अपना जो इक्वेशन है ये लास्ट वाला, इस इक्वेशन को यूज करते हुए अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो डेल बाई डेल ई पी इक्वल टू डेल बाई डेल ई पी प्लस डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा ई प्लस डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, तो ये टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है तो दिस बिकम्स 0 एंड डेल ई डैश बाई डेल ई इक्वल टू डेल बाई डेल ई स्टार माइनस ई इक्वल टू -1। ठीक है, तो अपन अब लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा ई प्लस डेल बाई डेल ई डैश एल एन ओमेगा डैश ई डैश डेल ई डैश बाई डेल ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डेल ई डैश इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर अपन -1 पुट करेंगे तो ये टोटल इक्वेशन -1 में चला जाएगा।
तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा ई इक्वल टू डेल बाई डेल ई डैश डेल ई डैश ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंडीशन अगर यहाँ यूज करें, नाउ using maximum probability condition, we get, sorry, we get beta e equal to beta dash e dash। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो बीटा e equal to डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा e and beta dash e dash equal to del by del e ln omega dash e dash। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक एनर्जी ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये ग्राफ होता है कि आपका जैसे एवरेज एनर्जी अपन ले लें ई एवरेज। ठीक है, तो ये होता है एल एन ओमेगा ई इक्वल टू एल एन ओमेगा डैश ई डैश, इसकी होगी पी ई। ये प्रोबेबिलिटी है, इस पर अपन इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इन सब से अपने को टेम्परेचर की परिभाषा मिलती है, जिसको अपन करते हैं ताप की डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ताप की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, अपने को पता है जो 1/बीटा इक्वल टू KT होती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 1/P इक्वल टू K बीटा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 1/P इक्वल टू K डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 1/T इक्वल टू डेल के एल एन ओमेगा ई बाई डेल ई। ठीक है, इसको और अगर ये करें तो इसको और लिख सकते हैं 1/T इक्वल टू डेल एस बाई डेल ई। तो यहाँ पर जो एस है
here A is equal to k ln omega, which is known as entropy of the system. This is known as entropy of system. ठीक है, तो अपन एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी सिस्टम में मैक्सिमम रेंडमनेस जो होता है उसी को अपन एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब उसमें जो क्या नाम है असिस्टमेटिक जितना सिस्टम होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। निकाय में जो सूक्ष्म अवस्था होती है वो लॉगरिथमिक परिणाम को मेजर करती है। तो एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी मैक्सिमम randomness of the system। ठीक है, तो अपन जो इक्वेशन था ओमेगा स्टार ई इक्वल टू सी इक्वल टू ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश। तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसका लॉग ले ले, अगर लॉगरिथम लेना दोनों साइड, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग के साथ के लिख ले, तो के लॉग ओमेगा स्टार ई इक्वल टू के लॉग ओमेगा ई प्लस के लॉग ओमेगा डैश ई डैश। तो ये अपना हो गया एस स्टार इक्वल टू एस प्लस एस डैश। That is, we can say that entropy is a additive quantity। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की वो एडिटिव क्वांटिटी होती है। तो वी कैन say that entropy is additive quantity। ठीक है, तो ये एंट्रोपी को डिफाइन कर दिया अपन ने। अब अपन एक अप्रोच अप्लाई करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आता है और थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में आपकी एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम। एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम है उस केस में आपका जो क्या नाम है एनर्जी होती है वो होती है एंड ई ये इक्वल होती है। ऐसी अवस्था में क्या कंडीशन होना चाहिए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर फाइनल और इनिशियल स्टेट की बात करें तो अपन देखेंगे कि ई एफ इक्वल टू ई एंड ई एफ डैश इक्वल टू ई डैश। ठीक है, और इसका जो बीटा पैरामीटर है, बीटा पैरामीटर,
ठीक है, वो बीटा इक्वल टू बीटा एफ इक्वल टू बीटा डैश एफ। ठीक है, तो इस केस में अपने पास हो जाएगा बीटा एफ इक्वल टू बीटा ई एफ एंड बीटा डैश एफ इक्वल टू बीटा ई आई डैश। इस केस में अगर हम लोग बात करें कि जो एंट्रोपी होगी वो क्या मैक्सिमम एंट्रोपी की कंडीशन हम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम एंट्रोपी होगी इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस ई एफ प्लस एस डैश ई आई ठीक है, तो इस केस में अपन फाइंड करेंगे, देखेंगे डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर ये 0 होता है यानी कि अपन इसकी एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इस केस में अपन डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, यानी Q प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू माइनस क्यू डैश। अगर Q पॉजिटिव है तो इसमें क्या नाम है कि अब्जर्प्शन होगा, और एक में अगर दो सिस्टम अपन ले रखे हैं, सिस्टम ए और सिस्टम ए डैश है अपने पास सिस्टम, तो एक में पॉजिटिव है एक में निगेटिव है, यानी कि ये एक में ऑब्जर्प्शन हो रहा है और एक में इमिशन हो रहा है। इस तरह से कंडीशन को अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके।